नहीं बताया था। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा हमने कल यहाँ तक सवाल कर लिया था। अब ये वाला जो है विजुअल और फैक्ट्री पाथवे थ्रू हेड एंड नेक की मूवमेंट। विजुअल पाथवे के थ्रू तो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि विजुअल पाथवे ने रास्ते में जाना है सुपीरियर कॉलिकुलस के पास, तो सुपीरियर कॉलिकुलस से होते हुए आपके पास ना टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट एक अदद निकलना है। उस टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का काम ही यही है कि उसने सुपीरियर कॉलिकुलस से इंफॉर्मेशन ले जाके हेड एंड नेक की मूवमेंट को विजुअल विजन की तरफ आप मूव करा देना। तो ये आपके पास जो है और फैक्ट्री पाथवे से किस तरह होगा। तो अब देखें ऑल फैक्ट्री पाथवे, आपको पता है ऑल्फैक्शन स्मेल आपको किसी तरफ से ना आ रही है, खाने की स्मेल आ रही है, ठीक है, कि आपको ना वही बिरयानी बनी है उसकी स्मेल आ रही है। अब आप उसकी तरफ ना आपने उसे किया, वो आपके पास गया है ऊपर ना ऑल फैक्ट्री पाथवे के थ्रू। पहले वो ऑल फैक्ट्री बल्ब में जाएगा, उसके बाद ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट में जाएगा, ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट से होता हुआ पीछे वो जो एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होता है वहाँ पर जाकर वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ तो आपके पास आपको पता है कि वो आपके पास ना एक मीडियल स्ट्राया होता है, एक लैटरल स्ट्राया। मीडियल स्ट्राया हमने कहा था कि वो दूसरी ऑपोजिट साइड की ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से मिल जाता है। जो लैटरल ट्रैक्ट होता है ये मैंने ना सारा क्रेनियल वन में बताया हुआ है। तो उसके बाद ये जो लैटरल स्ट्राया होता है ना, लैटरल स्ट्राया में जाके आपके पास प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स से मिलना होता है। और प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में मैंने बताया था कि आपके पास ना पिरीफॉर्म ना कॉर्टेक्स आता है और ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ये आपका लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो आपके पास क्या होगा, ये स्मेल जो है आपके पास लिम्बिक सिस्टम के अंदर जाएगी। अब ये लिम्बिक सिस्टम में जैसे ही आगे जाएगी ना, तो आपके इमोशंस जो होंगे ना ये उससे कनेक्ट करेगी आपके स्मेल को। यानी अगर आपको फूड बहुत पसंद है ना, तो क्या होगा आपके पास, आपको फूड आपको बहुत पसंद है, यानी बिरयानी आपको पसंद है आपको, तो आपका होगा कि यार मैं देखूँ तो सही है कहाँ से है। तो ये जो आपके पास थॉट है ना, ये थॉट यहाँ से जनरेट होगा, ये थॉट जनरेट होकर आपके पास जाएगा आपके किधर जाएगा, आपके पास ये आपके पास जाएगा वापस ये वॉलंटरी आई फील्ड मूवमेंट वाले एरिया पे जाएगा। वॉलंटरी आई फील्ड मूवमेंट एरिया जो है वो आपके पास क्या करेगा, आइज़ को ना इधर उधर मूव कराएगा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के थ्रू, के आपकी आइज़ इधर उधर मूव करके देखेंगे कि कहाँ पे है, ठीक है। और जब आपकी आइज़ मूव कर रही होंगी ना, तो उनसे इन्फॉर्मेशन जा रही होगी सुपीरियर कॉलिकुलस के पास, और सुपीरियर कॉलिकुलस के थ्रू फिर से आपके पास ना हेड एंड नेक भी उसी तरफ मूव कर रहा होगा। तो इस तरह ऑल्फैक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं अपनी हेड एंड नेक की मूवमेंट्स को। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉनिक पेन कैसे परसीव होगा, रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट होगा, ब्रेडिकाइनिन रिसेप्टर्स को कैसे स्टिमुलेट करेगा। तो अब देखें क्रॉनिक पेन यानी वही स्लो पेन होगी, कैसे परसीव होगा, आपको डल पेन होती रहेगी, ठीक है, और इस तरह आपको यानी बहुत अर्से तक होती रहेगी डल पेन, और तो इसको आप क्रॉनिक पेन इस तरह ही परसीव होगी। रिसेप्टर इसका कैसे एक्टिवेट होगा, तो ना आपके पास ना पेन, सबसे पहले ये बात है कि कोई अलग से सेंसेशन नहीं होती है। कोई भी सेंसेशन अगर थ्रेशोल्ड लेवल जो आपका है ना उससे ज़्यादा हो जाए ना, ठीक है, तो वो पेन एक नॉक्शियस स्टिमुलस बन जाता है, जिसे पेन का स्टिमुलस कहते हैं। यानी अगर मैं टच है, अगर बहुत ज़ोर का टच किया जा रहा हूँ तो मुझे उस जगह पे पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास यूँ होता है। अब इसका रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट होगा, तो कोई भी अगर आपके पास ना स्टिमुलस आ रहा है अबव द थ्रेशोल्ड लेवल हो जाएगा ना, तो आपके पास रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा। रिसेप्टर पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, आपके पास जो ना वो रिसेप्टर होता है ना उसके ऊपर आपके पास वो स्ट्रेच होता है, वहाँ पे वो स्ट्रेच होता है, तो उसके अंदर जो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो आपके पास ना वो होते हैं, वो भी खुल जाते हैं, वो खुल जाते हैं। तो आपके पास ना चैनल्स जो होते हैं उसके अंदर वो भी खुल जाते हैं, चैनल्स खुल जाते हैं, तो सोडियम अंदर आ जाता है, सोडियम अंदर आ जाता है तो रिसेप्टर की डीपोलराइजेशन हो जाती है, तो रिसेप्टर पोटेंशियल इस तरह बन जाता है और रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है पेन का और इसके अंदर आपको पता है कि पेन के लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेडिकाइनिन और रिसेप्टर्स को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, तो ब्रेडिकाइनिन और ना ये आपके पास केमिकल पेन करवाते होते हैं और इनका काम होता है। तो ये ब्रेडिकाइनिन जिस तरह बाकी सेरोटोनिन हो गया, इसके अलावा हिस्टामीन हो गया, पोटेशियम आइंस हो गए, एसिटाइलकोलिन और प्रोटियोलिटिक उनकी तरह जाके डायरेक्टली नर्व एंडिंग्स को ये ना वो कर रहा होगा, इरिटेट करेगा, उससे वो स्टिमुलेट होंगे और उससे पेन होगी, ठीक है। और ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सब्सटेंस भी ये दोनों जो हैं ये दोनों डायरेक्टली एक्साइट नहीं करते हैं, बल्कि ये जो पेन एंडिंग होती है ना उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। तो ये वाला भी आपके पास हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ हेलुसिनेशंस इन एपिलेप्सी के अंदर हेलुसिनेशंस कैसे होंगी, इसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस। अब जो हमारे पास पार्शियल एपिलेप्सी होती है ना, यानी मैंने कल एपिलेप्सी पूरा डिटेल में बताया था, उसमें से पार्शियल एपिलेप्सी जो होती है ना, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन के लिए होती है, ठीक है। मैंने बताया था कि एक तो सिंपल होती है यानी किसी एक एरिया में होती है, या फिर कॉम्प्लेक्स होती है जो कि डिफरेंट एरियाज़ के लिए होती है। तो जो पार्शियल जो है ना सिंपल पार्शियल
मार्शल वाली। उसके अंदर क्या होता है आपके पास, अगर तो आपका जो आपके पास लिम्बिक कॉर्टेक्स होता है ना, जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जैसे सारा का सारा आपका पर्सनैलिटी, बिहेवियर और ना सारी मेमोरी को भी उधर ही स्टोर करना होता है वो, या फिर जो ना पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस होता है उसके अंदर आपके पास सारी की सारी उसमें ना पुरानी मेमोरीज को स्टोर किया हुआ होता है। अब आपके पास ना न्यूरोनल एक्साइटेशन जो है वो एपिलेप्सी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो एक पर्टिकुलर एरिया है ना वो आपके पास हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है। वो आपका हाइपर हाइपर सिंक्रोनस हाइपर एक्साइटेबल आपके पास जब वो ना ब्रेन का एरिया हो जाएगा, तो आपके पास जो पुरानी मेमोरीज है ना वो इतनी स्ट्रांगली आपके पास स्टिमुलेट होने लग जाएंगी कि आपको ना लगेगा कि ना वो जो, तो फिर आपको उससे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर आपको यानी मेमोरी आपकी इतनी ज़्यादा कहते हैं ना स्ट्रांग हो जाती है कि आपको अपने सामने ना आपके यानी थॉट की वजह से आपको ना लोग आपके सामने या कोई इवेंट्स होते हुए इस तरह ना आपको वो लोग है ना नज़र आने लग जाते हैं। तो ये हेल्यूसिनेशंस एपिलेप्सी के अंदर यूज हो जाती है। एनाल्जेसिया सिस्टम किस तरह इनहिबिशन होती है उसका मैकेनिज्म बताना है, नॉट ओनली सिंपल पाथवे। तो इसके अंदर आपको बताया एनाल्जेसिया सिस्टम जो है इसके अंदर आपके पास क्या क्या हो जाता है। तो इसके अंदर आपको पता है कि एरियाज़ कुछ होते हैं, जिस तरह आपके पास पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, वो जो आपके पास सेरिब्रल एक्विडक्ट है उसके गिर्द वाला जो ग्रे मैटर पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर हो जाता है। इसके अलावा जो वेंट्रिकल्स हैं थर्ड और फोर्थ, उनके इर्द गिर्द वाला ग्रे मैटर पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर। इसके अलावा रेफी मैग्नस हो गया और ना न्यूक्लियस रेटिकुलरिस पैराजेजेंटो पैराजेजेंटो सेलुलरिस जो होता है ये भी एक है। ये सारे न्यूक्लियाई जो हैं, और इसके अलावा एंड में आपके पास उसने कहा है कि जो जहाँ पे आके उसने इनहिबिट करना है डोर्सल हॉर्न ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे के सारे एनाल्जेसिक सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको मेजर जो किताब में है वो तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। ऊपर से हाइपोथैलेमस जो है वो ना पहले सबसे पहले सिग्नल्स जो है वो रिलीज़ करता है कि पेन को ख़त्म करो, पेन रिलीजिंग सिग्नल्स। अब वो आते हैं आपके पास, वही हाइपोथैलेमस का जो कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, उससे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो जाते हैं। उसके बाद आपके पास मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर ही आपको पता है सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर वो सेरिब्रल ना वो क्या कहते हैं, मैंने बताया पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर जो होता है, तो उस पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के अंदर चली जाएंगे, उससे वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा। और ये आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ना ये जाके आपके पास ना नीचे जो रेफी मैग्नस न्यूक्लियस होता है ना पड़ा हुआ, यहाँ पे मेडुला के या फिर लोअर पॉन्स और मेडुला के लेवल पे रेफी मैग्नस न्यूक्लियस होता है, तो उस रेफी मैग्नस न्यूक्लियस को जाकर वो स्टिमुलेट करेंगे। वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ पे जाके ये एनकेफ्लॉन्स जो है ना उनको रिलीज़ करेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर है एनकेफ्लॉन्स। वो जो रेफी मैग्नस न्यूक्लियस है ना वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे जो कि जाएंगे और डोर्सल हॉर्न के ऊपर जाके ना आपके पास रिलीज़ करेंगे सेरोटोनिन को। अब सेरोटोनिन यही है कि आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है, वहाँ जाके सेरोटोनिन जो है ना वो जाएगा ना, तो वहाँ जाके सेरोटोनिन रिलीज़ होगा और वहाँ पे ना एक और इंटर न्यूरॉन होगा। वो जो इंटर न्यूरॉन होगा ना वो आपके पास एनकेफेलिन होगा। ठीक है, वो जो एनकेफेलिन न्यूरॉन होगा ना वो वहाँ पे जाके आपका दोबारा से एनकेफेलिन रिलीज़ करेगा। एनकेफेलिन जो रिलीज़ करेगा तो एनकेफेलिन जाके आपके पास ना इनहिबिट कर देंगे। किस चीज़ को इनहिबिट कर देंगे आपके पास, वो जो पेन का सिग्नल जहाँ पे आ रहा था ना उस पेन सिग्नल को, क्योंकि पेन सिग्नल भी डोर्सल कॉलम से हो, वो डोर्सल हॉर्न से होती हुई वहाँ पे आना था सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा के अंदर, तो वो आपका वहाँ पे जाके सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा के अंदर आपके पास डिसेंडिंग पाथवे, इस डिसेंडिंग पाथवे को इनहिबिट कर देंगे। अब वो होगा किस तरह, इसके लिए आपके पास ना यानी एक तो चलो ये पूरा का पूरा पाथवे हो गया ना, दूसरा आपके पास इसके लिए आपको ना पता होनी चाहिए कि ना एक होती है गेटिंग थ्योरी। ठीक है, अब वो गेटिंग थ्योरी जो है ना वो किस तरह हो सकती है आपके पास कि यानी ना आपने तो उसके अलावा गेटिंग थ्योरी का पता होना चाहिए क्या कि यानी आपको एक जगह पेन हो रही थी ना, अब आप क्या करोगे वो पेन को ख़त्म करना। एक तो आप ये कर सकते हो ना कि आप दवाइयाँ रही तो एनाल्जेसिक, ठीक है, एक तो यानी नेचुरल एनाल्जेसिक सिस्टम ये है, तो उससे आपके पास ये सारी की सारी एनकेफेलिन ये है भैया, तो आप वो पैनाडोल पैरासीटामोल वगैरह ले लेते हो, तो उससे आपके पास ना वो भी आपके पास ये एनाल्जेसिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है जाके, जो कि इन चीज़ों को रिलीज़ करके इसी पाथवे के थ्रू करेगा। एक होता है गेटिंग थ्योरी, वो क्या होती है कि आपके पास ना मेरे यहाँ पे अगर पेन हो रही है, ठीक है, अब इस पेन को ना मैंने ख़त्म करना है फौरी तौर पे, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ के जो यहाँ के फाइबर्स थे ना वो पेन को लेकर जा रहे थे स्पाइनल कॉर्ड पे, अब मैं इस जगह को ना जल्दी से फौरी से रब करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ ना तो क्या होगा, ये जो फाइबर्स यहाँ से लेकर जा रहे थे ना पेन के सिग्नल्स, वो था जो कि मुझे डल पेन हो रही थी या चलो फास्ट पेन भी समझ लो, तो वो ए बीटा फाइबर्स थे। ठीक है, या सॉरी ए बीटा सॉरी ए डेल्टा थे या फिर सी टाइप फाइबर्स थे। अब जो मैंने रब किया है ना वो आपका ए बीटा फाइबर्स होंगे।
अब इन्होंने ले जाना तो सेम सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सेम डोर्सल कॉलम के अंदर है ना, डोर्सल हॉर्न होती है उसमें। तो आप बस क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ना जाके ये जो डर है ना ए बीटा फाइबर्स, ये ना जल्दी जाते हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये जाएंगे और जाके आपके पास ना वहाँ पर जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना है ना, तो वो पेन की जगह ना वो जाके इसको ना ये जो ए बीटा फाइबर है ना, ये जाके ज़्यादा उस जगह को ना उस सेगमेंट के ऊपर स्टिमुलेशन दे देंगे। उससे क्या होगा कि आपके पास ना, तो बस वो जाके क्या करता है कि आपके पास ना यही जो इंटर न्यूरॉन अभी मैंने बताया था ना, एनकेफेलिन इंटर न्यूरॉन, तो ये जो ये है ना जो मैंने रब किया है ए बीटा फाइबर, ये जाके उस जो वो फाइबर है ना एनकेफेलिन न्यूरॉन, उसको ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा। जब एनकेफेलिन न्यूरॉन ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपके पास आपको ना जो एनकेफेलिन न्यूरॉन जो है वो जाके इस पेन वाले को इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट ज़्यादा हो जाएगा तो आपका पेन आपको कम हो जाएगी, इसीलिए रब कर रहे हैं आपको पेन कम होती है। ये हमारा फ्रेंड का भी सवाल था। खैर आगे आ जाता है कि पेन परसेप्शन इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, वो आपको पता है क्या होता है, स्लो पेन उसमें होती है। तो वही पेन परसेप्शन किस तरह की होगी, स्लो डल पेन आपको होगी। और मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ चैनल्स ऑफ रिसेप्टर, तो रिसेप्टर जो होगा उसके आपके पास ओपनिंग चैनल्स की किस तरह होगी। तो देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है ना, तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन होती है तो सब्सटेंसेस निकलते हैं, हिस्टामिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन, शेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, ये सब चीज़ें रिलीज़ होती हैं। ये रिलीज़ होंगी, ये केमिकल मैसेंजर्स रिलीज़ होंगे, जाएंगे और जाके आपके पास ना उन रिसेप्टर्स को ऊपर वो जो क्लीनर बेंडिंग्स हैं उनको जाके इरिटेट करेंगे। उनके अंदर के जो रिसेप्टर्स होंगे वो आपके पास खुल जाएंगे, वो चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम अंदर ज़्यादा जाएगा, सोडियम अंदर ज़्यादा जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी जो कि एक्शन पोटेंशियल बना देगा रिसेप्टर पोटेंशियल से। You have read some information and interpreted the information. How will your memory develop? ये मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि किस तरह ये होगा, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। स्लीप किस तरह होगी, स्लीप का मैकेनिज्म भी मैं दोबारा मैं पहले बता चुका हूँ। स्ट्रेस का जीआईटी पे इफेक्ट हो चुका है, न्यूरो सर्किटरी लूप भी मैं बता चुका हूँ। एक्सटर्नल के सवाल हम वैसे नहीं कर रहे। क्रॉनिक पेन कैसे परसीव होती है, रिसेप्टर कैसे, ये सारा भी मैं बता चुका हूँ। मैकेनिज्म ऑफ स्पीच, ये सब बोलते किस तरह है, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर ब्रोकाज एरिया, वर्निकीज ब्रोकाज वाला सारा इशू है। रीडिंग फ्रॉम बुक से आपने पढ़ा है तो उसके बाद वही सारा वर्निकीज, तो एंगुलर जायरस में पहले जाता है, फिर वर्निकीज में आता है। कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी कैसे होगी, वो सारा का सारा हिप्पोकैम्पस के अंदर जाकर कंसोलिडेशन हो जाएगी, सारा हो चुका है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी और इसके अलावा जीआईटी न्यूरो सर्किटरी, तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला वो पूरा एक टेबल है, उसके अंदर सारा का सारा इन्होंने सारी चीज़ों का बताया हुआ है।